राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। आज हम EMRS PGT का पेपर सॉल्व करेंगे जो शाम वाले शिफ्ट में हुआ था। TGT का पेपर मैंने भेजा था, TGT का भी देख लिया जाएगा और PGT का सही आंसर की आप लोगों को बताएंगे। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वो अपना मिला भी सकते हैं कि कितना सही हो रहा है। आंसर की में कोई मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि अच्छे से चेक कर लिया गया है। तो शुरुआत में गद्यांश से क्वेश्चन था कुछ कि सही कथन है, तो ये मैंने तो नहीं हल किया गद्यांश को, लेकिन हाँ इन्होंने जो लगाया है वो सही लगाया है। गद्यांश तो सब लोग कर ही लेते हैं कि सही कथन है कि मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म, वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। फिर तीसरा है कि अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम दिखाई देता है तो धर्म की रसात्मक अनुभूति में दिखाई देता है। मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार करना चाहिए। क्यों? लोक मंगल के लिए। शासन की पहुंच होती है कहाँ? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। तो ये 5 क्वेश्चन गद्यांश के थे। अब 6 नंबर से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। 6 नंबर से प्रश्न है कि शुक्ल जी का कौन सा कथन बिहारी के बारे में सही नहीं है। तो पहला दिया है कि बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। सही है। ये माथुर चौबे कहे जाते थे। सही है। इनकी बाल्यावस्था मथुरा में बीती। ये गलत है तीसरा वाला। इनकी बाल्यावस्था मथुरा में नहीं बीती। जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। मथुरा तो इनकी ससुराल था, तो ससुराल में कैसे बाल्यावस्था बीतेगा। तो सी वाला गलत है। और चौथा है कि ये बिहारी जयपुर राजा जय शाह जय सिंह के दरबार में रहते थे। सही है। 7वां प्रश्न है निराला की रचना नहीं है। परिमल, गीतिका, उत्तरा, गीत कुंज। तो उत्तरा निराला की नहीं है क्योंकि उत्तरा पंत जी की रचना है। फिर 8वां प्रश्न है कि सूरदास के विषय में क्या सही नहीं है। तो सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं। यह विद्यापति का अनुकरण नहीं है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। और सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो सूरदास के बारे में क्या गलत है? गलत है ए वाला कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं। सूर सागर में नहीं, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। कहाँ? साहित्य लहरी में। बाकी सब सही है। इसके बाद 9 नंबर में है कि कौन पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। संस्कार पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता। तो संस्कार पत्रकारिता ये पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। फिर पूछा गया है कि पंत जी का काव्य संग्रह कौन सा है। ज्योत्सना, रजत शिखर, युगपथ, शिल्पी। तो पंत जी का काव्य संग्रह युगपथ है क्योंकि ज्योत्सना, रजत शिखर और शिल्पी ये गीति नाट्य हैं, काव्य नाटक हैं। तो युगपथ पंत जी का क्या है? काव्य संग्रह है। फिर 11 नंबर में दिया है असंगत युग्म कौन सा है। तो लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का सही है। नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा का सही है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का सही है। लेकिन जो चौथा है साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, ये नामवर सिंह का नहीं है, ये मैनेजर पांडे का है। किसका? मैनेजर पांडे। फिर 12 नंबर में दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। रस अखंड है। सही है। रस स्वप्रकाश है। सही है। रस लोकोत्तर आनंदमय है। सही है। लेकिन रस ब्रह्मास्वाद नहीं है, ये गलत है। रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है, यहाँ पे दे दिया है नहीं है, इसीलिए सी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस लोकोत्तर आनंदमय है, तीनों है। ये तो यूथ काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहीं पे हूबहू ये प्रश्न दिया हुआ है। 13 नंबर में दिया है तिरस्कृत नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि तिरस्कृत और संतृप्त 2 आत्मकथाएं सूरजपाल सिंह चौहान ने लिखी हैं। इसके बाद 14 नंबर में है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं है क्या? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, संगोष्ठियाँ करना। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य संगोष्ठियाँ करना नहीं है, सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, ये तीनों है, बट संगोष्ठियाँ करना ये नहीं है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को दरबारी युग से पुकारा है। फिर 16वां प्रश्न है कि कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये मम्मट का कथन है कि कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। 17 नंबर में दिया है कौन सा जीवनीकारों में असंगत युग्म है? कलम का सिपाही अमृत राय सही है, कलम का मजदूर मदन गोपाल सही है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर सही है, लेकिन प्रेमचंद घर में ये जीवनी श्रीपत राय की नहीं शिवरानी देवी ने लिखा है। सोचिए ये जिनका पेपर है कितना आसान क्वेश्चन इन्होंने गलती किया। इनको आवारा मसीहा नहीं पता विष्णु प्रभाकर का, प्रेमचंद घर में नहीं पता। ये आसान बड़ा गलती कर दी है, कुछ कठिन सही हो गया है और आसान गलती हो गया है। 18 नंबर में दिया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आएगा मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में, फिर मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी 2007 में, फिर पिंजरे की मैना चंद किरण सोन रिक्शा का 2008 में, फिर जमाने में हम निर्मला जैन का 2015 में। 19 नंबर में पंक्ति है कि यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अज्ञे की है। फिर 20 नंबर में रचना और रचनाकारों की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो विद्या सुंदर भारतेंदु का सही है, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का सही है, भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है और भारतेंदु ने भी लिखा है, दोनों ने लिखा है। लेकिन सी वाला प्रहलाद चरित्र जो है ये प्रेम घन का नहीं है, ये लाला श्रीनिवास दास का है। तो सी वाला क्या है? गलत है। फिर 21 नंबर में दिया है रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? पूर्वोदय जैनेन्द्र का सही है, आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का सही है, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का सही है, लेकिन राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं ये रामविलास शर्मा का नहीं, ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। ये हम कई बार बताए भी हैं, ये रामविलास का नहीं है। देख रहे हैं कितना रचना आ रही है, लोग कहते हैं रचना से क्या होगा, कितना रचना उठा के रखा है मिलान करने को, क्रम लगाने को, सीधे सीधे रचना पूछा है। अब देखिए 22 नंबर में फिर देख लीजिए रचना से आ गया कि संस्मरण की निम्नलिखित पुस्तकों और उनके रचयिताओं के युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो एक दुनिया अपनी रामदरस मिश्र का संस्मरण है, सही है, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का सही है, यादों के गलियारे नासिरा शर्मा का सही है, लेकिन सी वाला आंगन के बंधनवार मेरे सुहृदय श्रद्धेय ये संस्मरण विवेकी राय का है, ना कि विद्यानिवास मिश्र का। तो इसीलिए सी वाला क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और 23 नंबर में पूछा गया है केशव दास की रचना नहीं है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, शिवा बावनी। तो शिवा बावनी नहीं है, शिवा बावनी भूषण की है। फिर पंक्ति है 24 नंबर में, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है, गुंजन से। फिर 25 नंबर में है
पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में मिलती है? तो ये मिलती है चितकोबरा में। किसमें? पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण, मुक्ति और संघर्ष की कथा चितकोबरा में मिलती है। फिर 26 नंबर में दिया है कि यात्रा वृतांतों और उनके लेखकों का कौन सा युग्म असंगत है? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल का सही है। चलते तो अच्छा था असगर वजाहत का सही है। चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में 2 यात्रा वृतांत लिखे हैं। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का सही है। लेकिन देश विदेश ये दिनकर का है ना। देश विदेश मेरी यात्राएं ये दिनकर का है, निर्मल वर्मा का नहीं है। फिर 27 नंबर में है कि कौन भारतेंदु जी की रचना नहीं है? नल दमयंती स्वयंवर, रत्नावली, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु। तो नल दमयंती स्वयंवर नहीं है क्योंकि ये बालकृष्ण भट्ट का है। रत्नावली, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु ये तो भारतेंदु जी के ही नाटक हैं अनुदित। फिर 28 नंबर का प्रश्न है कि रीति काल के साहित्य को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम से किसने विभाजित किया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के साहित्य को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम से विभाजित किया है। फिर 29 नंबर में दिया है रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? भाग्य रेखा भीष्म साहनी का सही है। अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव का सही है। जानवर और जानवर मोहन राकेश का सही है। लेकिन कुहासा ये रांगे राघव का नहीं, ये कहानी है मृदुला गर्ग की। कुहासा कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग की है। फिर 30 नंबर में एक पंक्ति पूछी गई है, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रहे न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये कबीर दास की पंक्ति है, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रहे न काहू। 31 में दिया है कि कौन प्रसाद की रचना नहीं है? चित्राधार ये तो है, प्रेम पथिक ये भी है, झरना भी है, लेकिन गीत गुंज नहीं है। गीत गुंज निराला की है। तो ध्यान देंगे प्रसाद की नहीं है गीत गुंज क्योंकि ये निराला की है। फिर 32 नंबर में एक पंक्ति है कि आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकल इस हृदय कमल में आतु प्रिय, छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह। तो ये पंक्ति कामायनी से प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ध्यान देंगे कामायनी से नहीं, झरना से है। ये झरना से जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है कि आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकल इस हृदय कमल में आतु प्रिय, छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह। 33 नंबर का प्रश्न है कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित किसी लोक कथा को आधार बना के लिखा गया है? तो वो है हानुष। फिर है 34 नंबर में कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र और कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की राजकुमारी पर मोहित होने का चित्रण किस रचना में है? तो मृगावती में मिलता है। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछा गया मुक्तिबोध की किस रचना से है? कि ईमानदार संस्कारमयी संतुलित नई गहरी विवेक चेतना, अभय होकर अपने वास्तविक मूलगामी निष्कर्षों तक पहुँची। तो ईमानदार संस्कारमयी संतुलित नई गहरी विवेक चेतना ये पंक्ति चांद का मोटेड़ा है से मुक्तिबोध की है। फिर प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का क्रम पूछा है 36 नंबर में महादेवी वर्मा की रचनाओं का। तो सबसे पहले आ जाएगा निहार। दिमाग ही नहीं यहाँ पे तो लगाना था क्योंकि निहार इनका पहला काव्य संग्रह है। तो सबसे पहले निहार आएगा 1930 में, फिर निर्जा 35 में, दीपशिखा 42 में, फिर छड़दा आएगा अंतिम में। तो 4 नंबर का विकल्प हमारा सही है। फिर 37 नंबर में है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है? रतन बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, दूसर उल्लास। तो रतन बावनी नहीं है क्योंकि रतन बावनी केशवदास की है। फिर 38 नंबर में है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नव जागरण युग नाम देने वाले कौन हैं?
तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नव जागरण युग नाम देने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। इसके बाद 39 में है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को शुद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। फिर है हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य और सूफी युग और भक्त युग नाम किसने दिया? तो सूफी युग और भक्त युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो ये 40 जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो खत्म हुए। अब आते हैं जो थ्योरी वाले लिखने वाले प्रश्न थे वन लाइनर टाइप के 60, वो हम देखेंगे। ये 40 हमने देख लिया। अब इन 60 प्रश्नों का आंसर आपको मैं बताते चलती हूँ। तो दिया है पहला प्रश्न कि अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। ये पंक्ति किसके बारे में है? तो ये पंक्ति खुसरो की है और इसका अर्थ है दर्पण। तो यहाँ पे दर्पण लिखना था। फिर एक थाल मोती से भरा, सिर पे सबके औंधा धरा। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो आकाश है। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगराजो प्यानी। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो एक नार पिया को भानी, इसका आशय है बांसुरी। फिर है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? तो दीपक और बाती होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं 2 नंबर में। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के नायक और नायिका कौन कौन हैं? तो नायक श्री कृष्ण है, नायिका राधा है। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? विद्यापति को। विद्यापति के काव्य की भाषा क्या थी? मैथिली थी। वैसे अपभ्रंश और संस्कृत में भी लिखते थे ये। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के बारे में किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। फिर तीसरा प्रश्न है कि राम नाम का मरम है आना। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो राम नाम का मरम है आना मतलब समझ आ गया कि राम नाम का अर्थ है क्या। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। फिर है सीढ़ियों पर लेटे कबीर पे जब स्वामी रामानंद का पैर पड़ा तो उनके मुंह से क्या शब्द निकला? तो उनके मुंह से राम शब्द निकला। कबीर की वाड़ी कहलाती है। इनकी वाड़ी क्या कहलाती है? तो इनकी वाड़ियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। फिर 4 नंबर में है, पूछा गया है कि इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? कि रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको हमें बतावत। तो सूरदास की ये पंक्ति है और इसमें निर्गुण ब्रह्मा की ओर संकेत किया गया है। फिर दूसरा है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहतीय होए। ये पंक्ति किसके बारे में है? तो रहीम के बारे में है। तुलसीदास ने ये दोहा रहीम के बारे में लिख के उनके पास भेजा था एक ब्राह्मण को। फिर कयामत का वर्णन करने वाली जायसी की रचना आखिरी कलाम है और एक अक्षर को लेके सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई वाली जायसी की रचना कौन है? तो अखरावट है। फिर 5वां है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने। इस पंक्ति में ब्रजभाषा प्रवीण किसको कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया है। रीति स्वच्छंद धारा के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? घनानंद को। फिर अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सोआनी निहोरत है। ये पंक्ति किसकी है? तो अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सोआनी निहोरत है। ये पंक्ति घनानंद की है। विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला भी घनानंद की रचना है। फिर 6 नंबर में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कहाँ करुणानिधि के सौ सोए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु जी की है। फिर है भारतेंदु की रचना विजयिनी विजय वैजयंती की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय सिपाहियों के द्वारा मिस्र की विजय पे लिखा गया है ये कविता विजयिनी विजय वैजयंती। निकल रही है उर्से आह ताक रहे सब तेरी राह। ये पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर है चौथा कि मेरे आंगन का एक फूल। गुप्त जी की रचना पुष्पांजलि की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में आंगन का फूल किसको कहा गया है? तो गुप्त जी ने यह अपने बेटे को कहा है मेरे आंगन का फूल। तो हो जाएगा इसका आंसर पुत्र को। वो बहुत उनका निधन हो गया था तो उन्हीं की याद में कविता लिखे थे पुष्पांजलि में कि मेरे आंगन का एक फूल। फिर 7वां नंबर में है
गोदान उपन्यास के बारे में प्रश्न है और इसका उत्तर देना है कि उपन्यास में होरी किससे गाय खरीद के लाया था, तो भोला से गाय खरीद के लाया था। गाय का नाम क्या रखा गया था, तो गाय को पछाई गाय कहते थे लोग, लेकिन उसका नाम का तो उल्लेख उपन्यास में नहीं मिलता है। आप लोगों को याद होगा तो बताइएगा, मुझे तो पछाई गाय ही याद आ रहा था। इसके बाद है गाय के मरने का क्या कारण था, तो होरी का भाई हीरा गाय को जहर देके मार देता है ईर्ष्या के कारण। तो कुछ ब्रेक हो गया था, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, गोबर और झुनिया के बीच संबंध किस तरह का था, तो वो दोनों पति पत्नी थे। फिर 8वां आते हैं, गुलाब किस भाषा का शब्द है, तो गुलाब फारसी भाषा का शब्द है। औरत किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। तोप किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। और लालटेन किस भाषा का शब्द है, तो लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर 9 नंबर में है कि किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, तो प्रिय प्रवास को कहा जाता है। फिर है कि क्या उदयभान चरित ही रानी केतकी की कहानी है, तो हाँ, इसका उत्तर होगा जी हाँ। क्या स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंसा अल्लाह खां की कहानी में मिलता है, हाँ। गिल क्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध था, गिल क्राइस्ट प्रिंसिपल थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। फिर 10 नंबर में है कि हिंदी की आरंभिक साहित्यिक पत्रिकाओं में समालोचक के संपादक कौन थे, गुलेरी थे। ग्राम कहानी के लेखक प्रसाद थे। रक्षाबंधन कहानी कौशिक की है। सुखमय जीवन कहानी गुलेरी की है। फिर 11 नंबर में दिया है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो दिया है कि यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, यहाँ पे शुद्ध होगा कि यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। फिर दिया है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, गलत दिया है, सही होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। फिर है मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, नहीं, मुझे एक पैकेट चाय चाहिए। फिर है आप अपना काम कर लो, तो इसका होगा तुम अपना काम करो या आप अपना काम कीजिए, ये होगा। फिर 12 नंबर में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में किसका उल्लेख मिलता है, तो राजभाषा का उल्लेख मिलता है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, 343 में। संघ की राजभाषा की लिपि क्या निर्धारित की गई है, देवनागरी की गई है। शासकीय कार्यों के लिए राजभाषा में किस तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंकों का। फिर 13 नंबर में है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहानी आगे कैसे बढ़ती है, तो कहानी के पात्रों के बीच जो संघर्ष द्वंद्व होता है उसी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। पात्रों के कितने रूप होते हैं, पात्रों के 7 रूप होते हैं। फिर है क्या कहानी में चरमोत्कर्ष से पहले उपकथाएं समाप्त हो जाती हैं, हाँ।
फिर विषय वस्तु के अनुसार कहानियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, आप लोगों को पता होगा तो इसका बता सकते हैं। फिर 14 नंबर में है संवाद किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। कहानी में संप्रेषण किस प्रकार होता है, संवाद के माध्यम से होता है। क्या कहानी में विभिन्न पात्रों के संवाद एक समान होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। संवाद लेखक से पात्र का क्या आग्रह होता है, तो ये आग्रह होता है कि संवाद उसके चरित्र के अनुकूल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण हो। फिर 15 नंबर का है अंतिम प्रश्न कि श्रृंगार मंडन ब्रजभाषा में ग्रंथ किसने लिखा, विट्ठल नाथ ने लिखा। ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक अष्टयाम किसने लिखा, नाभादास ने लिखा। फिर है ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक 2 छोटी पुस्तकें किसने लिखा, बैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा। और संस्कृत से कथा लेके बैताल पच्चीसी किसने लिखा, लल्लू लाल ने लिखा। तो इस प्रकार हमारा ये लिखित वाला क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए, एक बस रह गया है, आप लोग मिला सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। EMRS TGT का पेपर तो इजी था बहुत, लेकिन PGT का पेपर टफ था थोड़ा, इसे इजी नहीं कह सकते हैं। ये पेपर थोड़ा सा क्या मनाएगा, टफ मनाएगा, वो भी घर पे बैठ के देखने पे तो इजी लग ही रहा है। एग्ज़ाम हॉल के लिए ये बहुत टफ पेपर हो जाएगा, मॉडरेट टू टफ हो जाएगा। ये बहुविकल्पीय वाला भी 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय वाले में टफ है, 10-12, और इसमें लिखने वाले में भी कई क्वेश्चन हैं जो कठिन हैं। तो ये हमारे PGT का मेरिट थोड़ी कम जाएगी क्योंकि पेपर में दम है भाई। चलिए आप लोग बताएंगे आपकी राय में पेपर कैसा है। TGT का तो आसान था, TGT का भी फिर भी उतना आसान नहीं कह सकते हैं, वो भी अच्छा पेपर था, उसको भी हम लोग देखेंगे। PGT का आप लोगों ने देखा, क्लास कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। और हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।